सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वह है त्रिभुज और त्रिभुज से जुड़े जो फैक्ट हैं बेसिक वो अपनों ने पिछले वाली वीडियो में कर लिए हैं। तो इससे पहले ज्योमेट्री की 3 क्लास से हो चुकी हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो लास्ट टाइम अपनों ने बात की थी कि त्रिभुज में अपने पास जो 3 रेखाएं होते हैं इनसे जो बंद आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? आपकी त्रिभुज। ठीक है, इसका मतलब हमने कह सकते हैं कि तीनों रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। उसके बाद इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि त्रिभुज में आपके पास कुल अवयव कितने होते हैं? 6, जिसमें अपने पास 3 तो भुजा होती है और 3 ही क्या होते हैं? कोण। ठीक है, और त्रिभुज को बनाने के लिए कम से कम आपको कितने अवयव चाहिए? कितने? 3। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना। और 3 कौन कौन से, ये अपनों ने कल बात ही कर ली। और एक लास्ट में अपनों ने बात की थी कि 3 कोनों से आप त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक कोण बनाओगे तो आपको 2 भुजा चाहिए। जैसे मान लो ये कोण है, इसके लिए कितनी भुजा? 2 भुजा। तो यहाँ पे कोण चाहिए तो इसके लिए भी कितनी भुजा? 2। यहाँ पे कोण चाहिए तो कितनी भुजा? 2। इसका मतलब एक कोण के लिए 2 भुजा चाहिए, तो टोटल भुजाएं कितनी होगी? 6। और 3 कोनों के यानी टोटल कितने अवयव हो गए? 9। यानी लेकिन अपने को चाहिए कितने? 3। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते अपने बात की थी कि त्रिभुज के जो टोटल जो कोण है इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और अपने बात करें कि त्रिभुज के बाहर के कोणों का योग कितना होगा, यानी बहिष कोणों का योग। तो अपने यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। एक तो ये लाइन यानी ये वाला कोण बहिष कोण, इसको मान लेते हैं x। और उसी तरह इसको मान लेते हैं अपने y। और उसके बाद आ जाएगा आपके पास एक जेड कोण। यानी इन 3 कोणों का योग आपके पास क्या होगा? तो ध्यान रखना, कभी भी बहिष कोणों का योग पूछे, चाहे वो त्रिभुज है चाहे कोई और शेप है, तो उनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा कोण x प्लस कोण y और कोण z। तो ये कितना आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना था कि त्रिभुज के बहिष कोणों का योग कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री। उसके बाद एक और त्रिभुज है। उसके बाद बात करें, आपके पास ये त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज में अगर एक भुजा को बढ़ा दें तो उसका जो बहिष कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा? मतलब जैसे अगर ये भुजा है, इसको अपने आगे बढ़ा दें और यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे z। ठीक है, तो ये जो बहिष कोण है ये किसके बराबर होगा? तो ध्यान रखना, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा यहाँ पे जो अंत्य कोण है, एक तो मान लो x और एक मान लो y। इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर। यानी अपने लिख सकते हैं कि जो कोण z है वो बराबर होगा किसके? कोण x और कोण y के। ठीक है, यही अपने को ध्यान रखना है कि जो बाहर का जो बहिष कोण है, यानी अपने एक भुजा बढ़ा दें तो इसका जो बहिष कोण है आंतरिक, यानी जिसको बोलते हैं अंतराभिमुख अंत्य कोणों को योग के क्या होगा? बराबर। ये तो था फैक्ट, लेकिन अपने डायरेक्ट भी इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपके पास ये त्रिभुज है और यहाँ पे एक तो दिया हुआ आपके पास x और ये है y और ये है आपके पास z। तो इसका मान बताना अपने को, तो अपने क्या कर सकते हैं, जैसे x और y यहाँ पे ना दियो, अपने मान लेते हैं कि ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और ये मान लेते हैं कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पे ये कोण कितना आएगा? 30 और 60 कितने हो गए? 90। तो पीछे कितने बचे? 90। यानी ये जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 का। अब ये कोण 90 का है, तो ये भी अपने बता सकते हैं कैसे? एक ही रेखा पर बने जो कोणों का योग है वो कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। यानी z का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 90। ठीक है, तो अगर ये नहीं पता फैक्ट तो भी अपने इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले फैक्ट की, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि जो 7वीं 8वीं क्लास में एक फैक्ट दिया हुआ है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या है? बराबर। तो अपने ध्यान रखना कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, एक तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक और फैक्ट है, यानी अपने कह सकते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो अंतर है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। कैसे? जैसे लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज की
किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर है वो सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक तो ये तो अपने को पता ही है, लेकिन दूसरी लाइन जो है जो अपने को ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का जो अंतर है सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। एक क्वेश्चन आया है सीटेट में जिसमें लिखा हुआ है कि दो भुजा दी हुई है आपको 15 और 19, और इसमें कहा है कि तीसरी भुजा बताओ क्या होगी। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है 4, एक तो दिया हुआ 3, एक 4, एक 33 और एक दिया हुआ 34, यानी चारों में से आपके पास मान कौन सा होगा। यानी दो भुजाएं दी हुई है आपको और तीसरी भुजा निकालनी है। तो इसमें अपने को पता है, अपने दोनों जो फैक्ट अपने लगा लेते हैं यहाँ पे कि दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा। तो अपने लिख लेते हैं कि 15 और 19 कितने हो गए, 34। तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं 34, और ये क्या है, तीसरी भुजा से ज्यादा, तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर है सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, कम। यानी इन दो भुजाओं का जो अंतर है, यानी 19 में से 15 घटाओ कितना है, 4, 4, और हमेशा तीसरी भुजा यानी इस भुजा से क्या होगा, ये कम, क्या होगा, कम। तो लास्ट में अपने पास ध्यान रखना है कि जो तीसरी भुजा है वो 4 से तो बड़ी होनी चाहिए और 34 से क्या होनी चाहिए, कम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, तो अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा आपके पास, तो यहाँ पे 3 है, 4 से बड़ा है नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा 4 बराबर भी नहीं होगा, यानी 4 से बड़ा है और 34 से छोटा है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है आपका 34, यानी बराबर नहीं होगा, यानी इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, 33। ठीक है, तो इन फैक्ट को भी अपने ध्यान रखेंगे तो अपने लिए जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, आसान। तो ये सीटेट में आया हुआ, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे आपके पास दो त्रिभुज है और इन त्रिभुजों में अपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो भुजाएं इसमें समान दे दी जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। जैसे मान लो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, बी और सी, और यहाँ पे मान लो ए बी और ए सी क्या है, बराबर, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। तो उसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, यदि ए बी बराबर है किसके, बी सी के, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसके जो सम्मुख कोण है यानी कोण बी और कोण सी, ये भी क्या होंगे, बराबर, यानी कोण बी और कोण सी क्या होंगे, बराबर। बस ये इसमें ध्यान रखना है। ये कब होगा, जब आपके पास ए बी और ए सी क्या होंगे, बराबर, तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी आपके पास एक त्रिभुज है ए बी और इसको क्या लिखते हैं, सी। अब इस त्रिभुज में क्या है, अगर मान लो कोई भी एक भुजा बड़ी है और वो सबसे बड़ी भुजा है, तो उसमें क्या होगा, उसके सामने वाला जो कोण होगा तो वो क्या होगा, बड़ा। जैसे मान लो ये भुजा है ए बी, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा। यानी इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि ए बी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, और उसके सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा। यानी ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, सी, तो ये कोण क्या होगा, बड़ा, यानी कोण सी क्या होगा, सबसे बड़ा कोण। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसी तरह अगर मान लो ए सी अगर बड़ी भुजा तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी, और बी सी अगर बड़ी भुजा तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, ए। बस यही अपने को ध्यान रखना है कि इसमें त्रिभुज की बड़ी भुजा के सम्मुख वाला जो कोण होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, अब ये त्रिभुज है, इसमें एक क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, और ये आपके पास दिया हुआ 45 डिग्री, और ये है, यानी इसका मान निकालना अपने को, x का मान निकालना है, और अपने लिख लेते हैं a, ये b और ये c। ठीक है, और ये a b c हो गया और इसको मान लेते हैं d। ठीक है, अब अपने को निकालना है x का मान क्या है। तो x का मान निकालने के लिए अपने क्या करें, इसमें एक कंडीशन और दी हुई कि जो आपके पास AD है वो समांतर है किसके, BC के, यानी AD जो है वो समांतर है किसके, BC के। ठीक है, और AB बराबर है किसके, AC के, और यहाँ पे AB जो बराबर है वो है AC की। तो अपने को बताना है x का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपने को पता है जो ये x है और यहाँ से देखो ये AD है, तो अपने इसको कौन सा कोण बन रहा है, ये एकांतर कोण, यानी ये x है तो ये भी क्या होगा, x। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण, यानी z बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अपने को लिखा हुआ यहाँ पे AB बराबर है AC के,
ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी अगर बराबर है ए सी के तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे बराबर। इसका मतलब ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा बराबर, यानी कोण बी इक्वल कोण सी। जो अपन ने पीछे बात की थी कि दो अगर भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर। उसी तरह तो ये कोण x है तो इसको भी क्या मान लो x। अब अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो अपने लिख सकते हैं कि ये 45 और ये x है, ये भी x है, और इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 45 डिग्री, ये 2x और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2x है। 180 में से आप 45 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 130 और ये 5 यानी 135। 135 डिग्री फिर x है, तो 135 में 2 का भाग दो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, फिर पॉइंट लगाओ और 5 दूनी 10, यानी 67.5 डिग्री जो होगा वो किसका मान होगा x का। ठीक है, तो यही अपने को निकालना था कि x का मान क्या है। तो ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि आपने जो पीछे फैक्ट पढ़ा उसका अपने कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें ए बी बराबर होना चाहिए किसके, ए सी के। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर है और उसमें पी आपको दिया हुआ 40 डिग्री और भुजा जो क्यू आर है उसको दोनों तरफ से बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण है उसका योग क्या होगा। तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि पी क्यू आर अपने लिख लेते हैं। मान लो ये पी है और ये क्यू है और ये क्या है आर। ठीक है, अब इसको अपने आगे बढ़ाते हैं, यानी क्यू आर को क्या करना है आपको आगे बढ़ाना है, और ये है आपके पास क्यू। ठीक है, और इसमें अपने को बताना है कि इन दोनों जो कोण है यानी इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, यानी ये बहिष्कोण है, यानी इन दोनों का योग क्या होगा, यानी x प्लस वाई निकालना अपने को, x प्लस वाई का मान। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, और एक कोण दिया हुआ कोण P 40 डिग्री। अब देखो अगर अपने को ये वाला कोण पता चल जाए और उसके बाद ये वाला कोण पता चल जाए तब अपने निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना 180, तो उसमें से एक x दिया हुआ है तो 180 में से x घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास क्यू वाला कोण। तो अपने लिख सकते हैं कि इस कोण का मान कितना है 180 माइनस x। उसी तरह ये एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, एक कोण y दिया हुआ है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस y, तो इसको अपन लिखेंगे 180 माइनस y। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास Q और R। फिर अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे एक कोण तो है 40, दूसरा कोण है 180 माइनस x और तीसरा कोण है 180 माइनस y, और इन तीनों कोणों का योग कितना है अपने पास 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो देखो 180 से 180 कैंसिल और ये 40 और 180 कितना हो गया 220, और बाकी अपने पास क्या रह गया, ये रह गया आपके पास माइनस एक्स और ये रह गया माइनस वाई, और इधर अपने पास 0 आई, तो माइनस एक्स और माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस में, तो आपके पास आ जाएगा 220 एक्स प्लस वाई, और यही अपने को निकालना था कि बहिष्कोणों का योग क्या है, तो क्या है 220 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है। बस इसमें ये था कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है तो अपने क्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से आर का भी अपने एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अपने अगले फैक्ट के बारे में। अब त्रिभुज के बारे में अपने उन्हें पढ़ लिया कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, उसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। उसके बाद बात की अपनों ने कि त्रिभुज के 2 भुजाएं अगर बराबर है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। उसके बाद बात करें अपने एक आता है केंद्रक और एक आता है आपके पास माध्यिका। इन दोनों के बारे में बात करें, इसको तो बोलते हैं सेंट्रोइड और इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब केंद्रक क्या होता है, केंद्रक से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा माध्यिका क्या होती है। तो जैसे मान लो ये त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जो शीर्ष से जो सामने वाली भुजा पे अगर आप लंब डालोगे तो उसको क्या कहोगे माध्यिका, क्या कहोगे माध्यिका। तो यहाँ पे ए है तो सामने वाली भुजा पर अगर मैं रेखाखंड खींचूं और ये जो ए है इसको नाम दे देते अपने एडी। ठीक है, एडी, तो ये एडी क्या होगा आपके पास माध्यिका, क्या होगा माध्यिका। तो अपने को ध्यान रखना है कि त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी आपकी माध्यिका। ठीक है,
उसके बाद बात करें, यहाँ से भी शीर्ष है तो यहाँ से भी अपने खींच सकते हैं, तो यहाँ से अपने खींचे, ठीक है। उसी तरह सी से सामने वाली भुजा पर अपने मिलाए, तो ये यहाँ से मिलनी चाहिए, ये यहाँ पे आपके पास मिलनी चाहिए, तो ये अपने पास आ जाएगा बिंदु। तो माध्यिकाओं से मिलकर जो आपके पास बिंदु आएगा इसको बोलेंगे केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक, जिसको बोलते हैं माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको मान लेते अपने क्या है, ये डी है, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये क्या हो गया, जी, ठीक है। इसका मतलब जी है वो क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रोइड। क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड, जिसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में एक तो है आपके पास एडी भुजा, और एक है बीई, और एक है आपके पास सी एफ। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे आपके, ये तीनों कहलाएंगे माध्यिका, ठीक है, माध्यिका यानी मीडियन। और जो आपके पास जी है ये क्या कहलाएगा, केंद्रक। क्या कहलाएगा? केंद्रक, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान रखना अपने को। केंद्र को अपने घुर्तीय गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको अगर आप मिल जाए गुरुत्व केंद्र, ठीक है, तो भी अपने को क्या ध्यान रखना है कि वो क्या है आपका केंद्रक, ठीक है। तो ये तो बात होगी केंद्रक। और माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिकाओं से मिलकर जो आपके पास बिंदु बनेगा जिसको अपने क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड, ठीक है। उसके बाद इनमें एक रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होता है वो, जैसे मान लो ये माध्यिका है और मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ए बी और सी, और ये आपके पास माध्यिका है ए डी, ठीक है। और अपने को यहाँ पे पता है ये क्या है आपके पास, सेंट्रोइड, जिसको अपनों ने लिखा था जी, ठीक है। अब ए डी यहाँ पे क्या है, माध्यिका, और जी आपके पास क्या है, केंद्रक, ठीक है। तो इसमें जो केंद्रक है वो क्या करता है, ये जो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है? 2:1 में। यानी केंद्रक जो है माध्यिकाओं को कैसे, तो यहाँ पे एक तो है आपके पास ए जी और एक है जी डी, एक तो है ए जी और एक है आपके पास जी डी। यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या करेगा, आपको 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी 2:1। और ये कौन करेगा? केंद्रक। बस इसमें यही रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब इसमें याद कैसे रखना आपको, जो आपके पास शीर्ष है यानी ए, तो हमेशा 2 आपको क्या रखना है वहां पे ऊपर, ठीक है। यानी 2 है हमेशा किसकी ओर रखना, आपको शीर्ष की ओर, ठीक है। और ए कहाँ रखोगे, जहाँ पे आपके पास भुजा है यानी जी डी, ठीक है। तो ये रखना आपको भुजा की साइड। तो इस पे आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे मान लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक त्रिभुज है ए बी सी, और एबीसी में एडी है आपके पास माध्यिका, ठीक है। अब इसकी अपने को क्या फाइंड करनी है, लंबाई। और एक दिया हुआ अपने पास एजी, और एजी एक दिया हुआ अपने पास एजी, और एजी की जो लंबाई है वो अपने पास है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जी इसमें क्या है, केंद्रक। आपके पास की एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें एडी माध्यिका की लंबाई क्या होगी, और उसमें एजी जो है 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है, और जी है यहाँ पे केंद्रक। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं, ये जो आपके पास है यह है ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास एडी माध्यिका है यह है एडी, ठीक है। और जी है आपके पास यहाँ, और आपके पास दिया हुआ है जो एजी है वो कितना है, 4.8, यानी ये है आपके पास 4.8, ठीक है। अब एडी अपने पास कब आएगा, जब अपने पास जीडी भी पता हो, ठीक है। लेकिन अपने को ये पता है कि त्रिभुज में एजी और जीडी का रिलेशन क्या होता है, तो अपने को पता है जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। बस वही अपने को यहाँ पे फैक्ट लगाना है कि जो एजी है अनुपात जीडी, इसका कितना होता है, 2:1। और 2 हमेशा कहाँ रखोगे, जहाँ शीर्ष है यानी ए की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें, ये है आपके पास 2:1, तो एक दिया हुआ अपने पास एजी कितना है, 4.8। तो यहाँ पे एजी अपने पास दिया हुआ 4.8, तो अनुपात कितना है इसका, 2, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 4.8। इसका मतलब जो 4.8 है वो वैल्यू किसकी है, 2 की, और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है जीडी, ठीक है। तो जीडी कितना आएगा यहाँ पे, 1, ठीक है।
तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एडी निकालना है, यानी इन दोनों को क्या कर दो अपने जोड़, तो इन दोनों को अपने जोड़ करें, ये तो आ गया आपके पास 2.4, तो 4.8 और 2.4 कितना हो गया, ये हो गया 4 और 2 6, और ये हो गया आपके पास 7.2, यानी जो आपके पास एडी आएगा वो कितना आएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो टोटल अपने को एडी निकालना है तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख के भी अपने निकाल सकते थे, क्योंकि 24 थी कितना था 72, यानी 72 सेंटीमीटर यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो ये तो था क्वेश्चन, यानी माध्यिकाओं पे आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अपने और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और इसके मध्य मान लो माध्यिका है कौन सी, एडी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो माध्यिका होगी वो त्रिभुज को हमेशा क्या करेगी, 2 भागों में क्या कर देगी, बांट देगी, यानी बराबर बराबर। अगर मान लो ए बी सी पूरी जो आपके पास जो क्षेत्रफल है मान लो कितना है 2 है, तो ये कितने में बढ़ जाएगा, ये भी 1 में और ये भी 1 में। ठीक है, तो इसका मतलब माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को 2 समान भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इसका मतलब अपने एक लिख सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एबीसी मतलब पूरा त्रिभुज, और उसमें जो आपके पास एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, यानी एक तो त्रिभुज का जो एरिया है एबीसी और एक एरिया है त्रिभुज ए बी डी, यानी इसका अगर अपने 2 माने क्षेत्रफल तो इसका कितना होगा 1। ठीक है, बस ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एडी, अगर आपके पास माध्यिका है तो त्रिभुज को 2 भागों में वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक माध्यिका है, उसका जो नाम है वो है एडी, क्या है एडी, और इसी तरह बी से यहाँ पे सामने खींचे तो आपके पास ये आ जाएगा ई, और उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये ई है और ये क्या है एफ, यानी यहाँ पे आपके पास कितनी माध्यिका है 3। तो एक चीज ध्यान रखा, माध्यिकाओं के संगम से बनने वाले जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या रहता है, समान। क्या रहता है, समान। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 और 6, यानी मान लो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, यानी जो एबीसी यानी बड़े वाला ये जो है एबीसी का क्षेत्रफल है 6 है, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ ए जी और एफ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो ध्यान रखना क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, क्योंकि क्या होता है कि जो एबीसी का जो क्षेत्रफल है माध्यिकाओं से अगर घिरा हुआ है तो उनमें जो सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, समान। ठीक है, तो अपने लिख सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, यानी अपने मान ले कितना है, क्षेत्रफल 6 है, तो अगर आपसे पूछे कि एरिया ऑफ त्रिभुज निकालो आप ए जी एफ का, तो क्या करोगे, कितना आएगा 1। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी एक क्षेत्रफल होगा, ये भी 1 होएगा, और ये सारे किस में आएंगे आपके एक क्षेत्रफल में। ठीक है, तो त्रिभुज जितना है उसको आप 6 से अगर भाग दें तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये अपने इसके आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपने करेंगे। उसके बाद बात करें अपने, तो यहाँ पे अपने बात करें एक और त्रिभुज, और ये त्रिभुज है आपके पास ए बी और सी, और बीच में मान लो आपके पास केंद्रक है जी। ठीक है, अब यहां से अगर अपने शेष को मिलाए, एक तो हो गया ए जी और एक हो जाएगा आपके पास जी सी और एक हो जाएगा आपके पास बी जी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए जी बी जी और जी सी। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपके पास त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है तो ध्यान रखना कि जो एरिया है एबीसी का वो अनुपात में बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए जी सी के। अब ये कैसे बराबर होगा, तो अपने बात कर रहे थे कि जो अगर आपके पास त्रिभुज अगर पूरा मान लेते हैं अपने पास जो क्षेत्रफल वो 3 है, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर भागों में बट जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा ए जी सी, ये भी एक अनुपात हो जाएगा, ये भी एक अनुपात हो जाएगा, और ये भी किस में हो जाएगा, एक अनुपात। तो अपने लिख सकते हैं कि जो एरिया है त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज ए जी सी, इसका क्या रहेगा, तो ये अगर मान लो ये 3 है तो ये कितना रहेगा, 1। कितना रहेगा, 1। बस यही अपने को निकालने की एरिया अपने कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरह मान लो जैसे ये है ए बी और सी। ठीक है, और यहाँ से माध्यिकाओं से जुड़े जो पॉइंट है वो अपने मान लेते हैं क्या है, तो एक मान लेते अपने जैसे P और एक मान लेते Q और एक मान लेते R। ठीक है, तो इनको अपने मिलाएं
तो आपके पास ये त्रिभुज बनेगा PQR वाला। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज है ABC, अब इसमें देखो त्रिभुज कितने, 1 2 3 4, तो टोटल मान लो 4। ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा, ध्यान रखना कितना आएगा, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, चारों का जो मान है त्रिभुज का वो क्या रहेगा, समान, यानी कितना रहेगा, 1। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो एक और त्रिभुज है और यहाँ पे मान लो मैंने लिखा G, और एक पॉइंट है आपका यहाँ पे जो माध्यिकाओं से जुड़ा होता है, और एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको अपने मान लेते हैं, जैसे ये है P और ये क्या है, Q, तो मान लेते हैं ये आपके पास है त्रिभुज A B और C। तो ये AB का मध्य बिंदु P है और AC का मध्य बिंदु Q है। अब इस त्रिभुज को अपने मिलाएं तो ये बन जाएगा आपके पास PQG। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है आपको, ये जो त्रिभुज का जो हिस्सा होता है ये होता है 12वां। ठीक है, कौन सा होता है, ये 12वां। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें त्रिभुज ABC अगर इसका क्षेत्रफल अपने 12 माने तो आपके पास जो त्रिभुज है PQG, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। बस यही फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो थी बात कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसके आधार पर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद 3 ये अपनों ने जो पढ़े फैक्ट है ये भी आपको ध्यान है। उसके बाद बात करें अगले त्रिभुज की, तो यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ आपको A B और C। अब अपने इसमें ध्यान रख रहे थे कि इसमें माध्यिका यहाँ एक तो आ रही थी आपके पास AD, और एक माध्यिका थी BE और एक माध्यिका थी CF। तो ये कह रहा है कि जो आपके पास ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जो आपके पास माध्यिकाओं से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक तो माध्यिका है AD और एक माध्यिका है आपके पास BE और एक माध्यिका है आपके पास CF। ठीक है, तो एक तो हो गया आपके पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और एक है माध्यिका, जैसे अपने लिख लेते हैं ये है AD। तो एक तो हो गया जैसे AD, ये A है और ये D है। ठीक है, उसके बाद मान ले तो एक है BE, इसको यहाँ पे रख लेते हैं BE, और एक है आपके पास CF, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, CF। तो देखो इनसे मिलके भी क्या बनेगा आपके पास, त्रिभुज। तो इसमें अपने को यही ध्यान रखना है कि जो मूल जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और माध्यिकाओं से मिलकर जो त्रिभुज बना है इनमें रिलेशन क्या होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अपने लिख लेते हैं, एक तो मूल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माध्यिकाओं से निर्मित जो आपके पास त्रिभुज है, माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमेशा ध्यान रखना इनके बीच जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है, 4:3। कितना, 4:3। ठीक है, यही अपने को ध्यान रखना है। मान लो ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 40 है, तो जो माध्यिकाओं से मिलकर जो त्रिभुज बना है उसका कितना होगा, 30। ठीक है, कितना होगा, 30। उसके बाद बात करें, जैसे मान लो एक और त्रिभुज है A B और C। ठीक है, और इसमें आपके पास माध्यिकाएं हैं, ये तो आ गई आपके पास कितनी, AD, और ये है आपके पास BE और ये है आपके पास CF। ठीक है, अब एक रिलेशन ये पूछ लेता है कि यहाँ पे आपके पास एक तो AD और एक है BE और एक है CF। ये जो 3 भुजाएं हैं आपके पास ये क्या है, माध्यिका। ठीक है, और माध्यिका के बाद बात करें कि आपके पास रिलेशन दे दिया जाए कि जो आपके पास बड़े जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं का योग, यानी AB प्लस BC और प्लस क्या आ जाएगा, CA, और माध्यिका जो है आपके पास इन भुजाओं का योग, जैसे AD प्लस और क्या आ जाएगा, BE और एक आ जाएगा आपके पास CF। ठीक है, तो इन दोनों में से किस भुजाओं का योग ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके पास बड़ा त्रिभुज है इनकी भुजाओं का योग हमेशा जो होगा माध्यिका की भुजाओं से क्या होगा, हमेशा ज्यादा। तो ये रिलेशन रहेगा जो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो थी बात कि माध्यिकाओं से रिलेटेड आपके कौन कौन से आपके पास रिलेशन बनते हैं। ठीक है, तो अपने बात करते हैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये जो फैक्ट है ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, जो अपने को ध्यान रखना है कि बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और माध्यिकाओं से मिलकर जो त्रिभुज बना उसमें रिलेशन क्या रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे कि आपके पास एक त्रिभुज है वो भी कौन सा, समकोण,
और इसमें भुजाएं दे रखी हैं आपके पास 6, 8 और 10, और ये सारी है सेंटीमीटर में, ठीक है, 6, 8 और 10। और इसमें बताना है कि जो मध्य बिंदु है इनको मिलाने पर जो आपके पास त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, ठीक है। तो आपके पास बड़ा जो त्रिभुज है उसका माप दे रखा है 6, 8, 10 सेंटीमीटर, और ये है समकोण त्रिभुज, और इनके मध्य जो बिंदु है इनको मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका मान क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज कभी भी आए तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा बड़ी। तो इसमें जो बड़ा मान है वो किसका है, 10 का। तो यहाँ पे लिख लो आप 10। उसके बाद रह गया 6 और 8। देखो 6 आप यहाँ पे भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों मानों में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या है, जो सामने वाली भुजा हमेशा क्या रखनी है आपको, बड़ी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये इसको मान लेता हूँ 6 और इसको मान लेता हूँ 8, ठीक है। तो ये आपके पास त्रिभुज है जिसका तीनों का मान है। उसके बाद अपने को निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब इसमें त्रिभुज देखो कितने, 1, 2, 3, 4, और इसका अपनों ने इफेक्ट भी पढ़ा था। तो अपनों ने इफेक्ट पढ़ा था आपके पास ये रहा, ये देखो कि आपके पास 4 त्रिभुज आ जाए एक में ही, तो आपके पास इसका फैक्ट क्या रहता है, 4:1, ठीक है। तो यही अपने को यहाँ पे लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने क्षेत्रफल की बात करें, ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 है, तो आधार कितना है, 6, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 8। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 × 6 और 8 × कितना हो गया, 24, ठीक है। कितना आ गया, 24। तो ये है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको अपने ABC लिख लेते हैं। तो ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 24। लेकिन अपने को निकालना है जो इनके मध्य जो बिंदु है उनसे मिलके बना। तो इसको अपने मान लेते P, Q और R। P, Q, R का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो अपने को पता है कि बड़े त्रिभुज और इनके मध्य बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1। तो कितना रेशो आएगा, 4:1। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है और अपने पास कितना है, 24, यानी 24 जो वैल्यू है वो किसकी है, 4 की। और अपने को निकालना है P, Q, R का क्षेत्रफल क्या है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना किससे करोगे, 1 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 × 24, 6 × 6, कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास जो रिलेशन है वो कैसे बनता है। त्रिभुज देख लो इसमें कितने, 4, तो चौथा हिस्सा क्या होगा आपके पास, P, Q, R का, कौन सा होगा, P, Q, यानी 24 का चौथा हिस्सा कौन सा होगा, 6, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन, यानी इस पे आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के अपने क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पे भी बनाए रहे। और इसके आधार पर जो आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड जो अपने पहले वीडियो कर सके हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, तो उनको भी जाके जरूर देखें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।